नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपदा में अब तक 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ 3 लोग घायल हैं। 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फिर भी 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहस्त्रधारा और मंजाड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मलबे में दबे कई घर और दुकानें। जिले में 13 पुल, 10 पुलिया और 21 सड़कें को भारी नुकसान हुआ है। कई होटल, रेस्टोरेंट, खेत और सरकारी परिसंपत्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया है। भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कई होटल, रेस्टोरेंट, खेत, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया है। लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, टीमें जुटी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सही जगह में शिफ्ट किया जा रहा है। भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 16 लोग अभी भी लापता हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से देहरादून में बादल फटने के बाद कहर देखने को मिला है। बारिश का कहर देखने को मिला है, जिससे कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, खेत खलियान तालाब में तब्दील हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से देहरादून में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कई सारी जगह हैं जो जलमग्न हो गई हैं, सहस्त्रधारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ वहां की स्थिति है अभी? देखिए प्रिया, जी। बिल्कुल जिस तरह से देहरादून के सहसहारा की बात की जाए या मालदेवता की बात की जाए और बादल फटने की जिसके बाद देखा जाए तो सौंग नदी की बात की जाए या नदियों की बात की जाए, वो जी। सभी नदियां जो है उफान पर थी। और जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला वो भयानक था। और तभी जो है उसकी तस्वीरें देखकर आज भी जो है भयभीत हो रहे हैं। दूसरे दिन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो घायल है उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों से उनकी जानकारी जो है वो जी। पहुंचाई जा रही है। कई नदियां हैं, कई पुल हैं जो नदियों पे बने हुए थे, वो लगातार इसकी चपेट में आने से बहे हैं। उनको ठीक करने का जो काम है वो लगातार अब शुरू होगा, क्योंकि जो आवाजाही है, यातायात है, वो काफी बाधित हुआ है। दूसरी मार्गों से जो है लोगों को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बादल फटने के बाद जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि जो लोग लापता है उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको ढूंढा जाए। इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिवारों तक उनकी जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। और साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, उनको ठीक करके यातायात को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये तमाम तस्वीरें जो है कहीं न कहीं अब देखने को मिल रही हैं कि इन पर काम होना शुरू हो गया है। जी। इसी के साथ-साथ देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। हालाँकि विकासनगर क्षेत्र में जो फेस्टिवल वाली यमुना नदी के बीच जो फँस गई थी, जिसमें लोग बहे थे, उसमें से कुछ का शव जो है बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कई लोग लापता हैं और उनको ढूंढने के लिए लगातार प्रयास जो है प्रशासनिक तौर पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो टीमें जो है लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है और पुलों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, ऐसे में कितने वो सड़कें हैं, कितने वो पुल हैं जो देहरादून वाले एरिया में अभी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर काम चल रहा है, और ऐसे में यात्री भी काफी हैं जो फंस चुके हैं? क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? कितनी सड़कें और कितनी देखिए मार्ग हैं जो बाधित हुए हैं? जी। देखिए, चाहे वो माल देवता की और पुल बना हो, प्रेमनगर की तरफ बना पुल हो, तो उनके धरे बहे हैं। इधर देहरादून हरिद्वार की ओर भी एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी जी। कि पुलों की बात करें तो लगभग 13 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। 33 के आसपास सड़कों की संख्या लगभग बताई जा रही है। तो ये जो आंकड़ा है ये अभी निकल कर जिससे सामने आया है, इस पर काम होना है। इसके साथ-साथ जो क्षतिग्रस्त हुए उनका आकलन भी करना है, क्योंकि केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका
आकलन करने के बाद जो है पूरा खाका मांगा है कि आखिरकार कितना नुकसान जो है देहरादून क्षेत्र में हुआ है, उसकी जी। पूरी जानकारी जो है उनको देनी होगी, वो भी लगातार आकलन किया जा रहा है। हालांकि ऐसे एमडीडी कॉलोनी की अगर हम देहरादून में बात कर ले तो वहां पर मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, एक दरा पूरा मंदिर का बह गया है, मंदिर के पीछे दरार आई है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बड़ी दुखा देने वाली थी। यूआईटी के क्षेत्र के आसपास की बात करें तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वहां का पुल बहा है, पानी अंदर घुस गया था, लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें थी और लगातार दूसरे दिन भी अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार टीमें लगी हुई है और सरकार कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो लापता है वो कहाँ है। अगर जी। वो बह गए हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस मंजर को देख कर के कहीं चले गए हैं, तो वो भी एक चुनौती है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो टीमें हैं उनके सामने चुनौती है, लेकिन दूसरे दिन भी लगातार चुनौतियों से निपटने के लिए जो टीमें हैं वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला है, वहीं टीमें, प्रशासन की टीमें और विभाग भी जुटा हुआ है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में स्वच्छ उत्सव अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और पीएम के जन्मदिन पर पौधा भी लगाया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही सीएम ने सफाई कर्मचारियों को चेक देकर सम्मानित भी किया और उनसे बातचीत कर समस्याओं को भी जाना। बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना, लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो
चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब प्रगति, शांति और क्षमता का प्रतीक बन गया है। ये सब संस्कृति और वाणिज्य में निहित दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर साकार किया जा रहा है। सरकार ने पहले 11 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ निर्बाध एकीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री के एक्ट ईस्ट और परिवहन द्वारा परिवर्तन में मंत्र से प्रेरित होकर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभरा है। पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में नीतिगत सुधार पर निरंतर ध्यान और बड़े पैमाने पर निवेश ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास परिदृश्य को बदल दिया है, मुख्यधारा से इसके जुड़ाव को मजबूत किया है और प्रगति के नए रास्तों को खोला है। बजटीय संसाधनों के आवंटन और प्रभावी उपयोग ने न केवल अवसंरचना और आधारभूत सेवाओं को बेहतर बनाने में, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश ने क्षेत्र के विकास में मौजूदा अंतर को दूर किया है। इन विकासात्मक प्रगति ने सरकार की सुरक्षा पहलों को और ज्यादा मजबूत किया है। इसे ऐसा चक्र बना है जहां विकास, स्थिरता और बढ़ावा देते हैं और शांति भावी प्रगति को संभव बनाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र दशकों से गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है। सरकार के प्रभावी उपायों के कारण सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौतों में अत्यधिक कमी आई है। शांति समझौतों पर हस्ताक्षर होने से क्षेत्र में शांति आई है और हिंसा में कमी आई है।
रुड़की में तहसील दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने 51 फरियादियों की समस्याएं सुनी। सभी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दिया गया और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर तहसीलदार विकास अवस्थी, अपर तहसीलदार यूसुफ अली सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिन विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हुए, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की बात जॉइंट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट की है। हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस के ऊपर भी शिकायत थी। झबरेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी पर मामले पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और 41 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। दरअसल भारी पुलिस फोर्स के साथ अभियान चलाकर विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं विजिलेंस की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फिलहाल बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने बीते दिनों हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में ग्राम कुंड जिला टिहरी गढ़वाल के उप जिलाधिकारी का मतगणना के दिन उनकी उपस्थिति वहां होने और चुनाव को टाई कराए जाने के मामले पर हारे प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख को तय किया है। देखिए, मधु देवी नौटियाल जो ग्राम कुंद जनपद टिहरी गढ़वाल और धनौल्टी जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये एक ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था और वो एक वोट से आगे चल रही थी, लगभग जीती गई थी। 186 वोट उनको मिल गए थे, लेकिन एक वोट जो उनको मिला था उसको अवैध घोषित किया गया बिल्कुल लास्ट टाइम पे और 185 पर ये टाई हो गए। और टाई होने के पहले तो टाई कहना है मधु देवी नौटियाल का ये जानबूझकर कराया गया, और जब ये कराया गया तो फिर जब इसको टाई ओपन हो रहा था तब एसडीएम जो है धनौल्टी की वो वहीं कमरे में मौजूद थी, वो फ़ोन पर बात कर रही थी। और इसके विषय में माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुनवाई करी थी और एसडीएम महोदया से उनका शपथ पत्र मांगा था कि आप किस कैपेसिटी में जब काउंटिंग हो रही है वहाँ पर आप क्या कर रही हैं। तो इस पर जो है एसडीएम ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वो वहाँ जोनल मैजिस्ट्रेट थे तो उनका ओवरऑल देखरेख जिम्मेदारी होता है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा और सोलानी नदियां उफान पर आ गई हैं। लक्सर खानपुर क्षेत्र के किसानों को गई हजारों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई। साथ ही दोनों क्षेत्रों के करीब 30 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने गंगा और सोलानी नदियों से सटे गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तहसीलदार प्रताप सिंह ने गोरधनपुर, रायसी, मांडबेला, भिकामपुर सहित बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने और पानी की स्थिति की नियमित अंतराल पर जानकारी तहसील स्थित कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिए हैं। फसलों की हर तरह की दिक्कत है। यहाँ तो जीवन ही खराब हो गया इस बार। इतना पानी कभी नहीं देखा जितना पानी इस बार है, और इतना जीवन खराब है कि इस हिसाब से तो खेल ही खराब हो गया सारा। नुकसान एक तो फसलों का ज्यादा नुकसान है, जंगल की ज्यादा कटाव चल रहा है, हिसाब से बेहिसाब नुकसान है इस साल। प्रशासन यहाँ कोई नहीं आकर देख रहा, यहाँ कोई नहीं आकर देख रहा। सिर्फ अब जब प्रणव जी आए थे परसों चौथा, वो भी एक दिन घूम कर चले गए और बस, और कोई प्रशासन को तो कोई मतलब ही नहीं रहा इस चीज से जी। शंका तो जी पूरी है। 3 घंटे हो गए पानी बढ़ी रहा, कटाव चल रहा, गन्ना सारा नष्ट हो लिया। बहुत गंगा ढाई इतनी कर रही है, इसका कोई ठीक नहीं है। बस लोग गाँव के परेशान ही है सबसे ज्यादा।
कोई कोई नहीं आ रहा जी, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बस खाने वाने के बेचारे क्या भूस भूस ही खा रहे, थोड़ा बहुत पड़ा और नहीं तो और क्या करेंगे आगे को, थोड़ा थोड़ा भूस वही खा रहे और नहीं कहीं चारे की कोई वो नहीं है। ये यहाँ से लेकर दल्ले वाले तक ये सारे गाँव ऐसे ही हैं बाढ़ पीड़ित में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बताया गया कि 4 दिन पहले स्थानीय पत्रकार और महिला पत्रकार के साथ अस्पताल स्टाफ की ओर से अभद्र व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की, जिसमें गंभीर कमियां सामने आई। अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इस दौरान एक महिला मरीज की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एसीएमओ रमेश कुंवर ने बताया कि संचालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 मिनट तक कोई मिला नहीं और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट एडमिट थे और उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो स्पेशलाइज नहीं थे। तो अब जो पोस्ट ऑप पेशेंट रखे हुए थे उसका जो मैंने बयान कराया तो उनका ऑपरेशन किसी मेल डॉक्टर द्वारा ही किया गया है। और मुझे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स थे या जो यहाँ के डॉक्टर जो बता रहे थे उनकी बातों में जब हमने सवाल उनसे पूछे तो कुछ भिन्नताएं पाएंगी, इसलिए हमने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो अभी डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के ओनर हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमें शो नहीं कर पाए हैं। तो हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश से खड़खड़ी इलाके में एक मकान ढहने से हड़कंप मच गया। दरअसल बीती रात करीब 12 बजे मकान की एक दीवार गिरी और पूरे मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि परिवार समय रहते दूसरे कमरे में चला गया था और सभी लोग सुरक्षित हैं। साथ ही प्रशासन को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया।